Good morning, students. Welcome back to your online class of social science, in which we have started our new chapter of history, that is Turkish invasions in North India. Chapter number 12 in your book. So let's start. टर्किश इन्वेजन्स, बच्चे क्या होते हैं टर्किश इन्वेजन्स? इन्वेजन्स होते हैं जब कोई भी ऐसा एक्शन होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग रूलर किसी भी कंट्री में एंट्री करता है, कंट्रोल करना चाहता है किसी भी कंट्री को, तो यही इन्वेजन्स थे नॉर्थ इंडिया में बच्चा जो टर्क्स ने किए थे। और टर्किश इनको बोला जाता था, जैसे हमें इंडियंस बोला जाता है, तो जो ये टर्क्स के लोग थे इन्हें बोला जाता था टर्किश। सो लेट्स स्टार्ट। मेनी स्मॉल किंगडम्स emerged पावरफुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत छोटी छोटी किंगडम्स बच्चे आपको पता है कि इंडिया में क्या हो रहे थे, एमर्ज हो रहे थे एज अ पावरफुल वन। स्मॉल किंगडम्स एमर्ज पावरफुल, जो छोटे छोटे किंगडम्स, बड़े पावरफुल किंगडम्स इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में एमर्ज हो रहे थे, राइज अप हो रहे थे। बट their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to expand their boundaries. But जो उनका रूल था ना बेटा, but their rule was limited to specific region. but जो इन एरियाज का, जो इन पार्ट का रूल था वो बहुत ही लिमिटेड था, बट एक स्पेसिफिक रीजन्स के लिए था। though they constantly एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज, और जबकि चाहते थे कि इनकी बाउंड्रीज क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो सके। द फ्रीक्वेंट वॉर्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। और अब क्या हो रहा था बच्चे, फ्रीक्वेंट वॉर्स हो रही थी किसके बीच में, जो हमारे राजपूत थे एट दैट टाइम में। और इससे क्या होता था, जब बेटा कॉन्टिन्यूटी में वॉर्स होती है ना, तो उससे क्या आ जाती है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, मतलब कोई भी यूनिटी नहीं रहती, कोई भी एकता जैसी चीज़ ही नहीं रहती है। तो नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्या हो रही थी एट दैट टाइम पर, कि बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी में वॉर्स हो रही थी अमंग द राजपूत वन। और इससे क्या आ रहा था, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, अनस्टेबिलिटी हो रही थी पॉलिटिकली। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द टर्क्स। अब इस चीज का फायदा किसने उठाया, इस चीज को अट्रैक्ट किसने किया, टर्क्स को। टर्क्स को मतलब बड़ा अच्छा लगा कि अब वहां पर क्या हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो पॉलिटिकली क्या हो रहे हैं, वो डिसयूनिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो अब हम इस चीज का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। और अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया था, टर्क्स का एक तरीके से इंडिया या नॉर्थ इंडिया की तरफ एंटर्ड होना। अब्बासिद कैलिफ of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. अब बेटा अब्बासिद कैलिफ्स, कैलिफ्स क्या होते हैं, बहुत बड़े लीडर्स होते हैं ये बेटा। कैलिफ्स बोलते हैं हम लीडर ऑफ अ इस्लामिक पॉलिटी, मतलब एक बहुत बड़ा लीडर जिसको हम बोलते हैं। तो अब्बासिद कैलिफ जो थे बच्चे, कहाँ के, बगदाद के, इन्होंने बहुत सारे टर्क्स को, जो टर्क के लोग थे उनको अपॉइंट किया था। रिक्रूटेड मतलब होता है अपॉइंट करना, अपॉइंट किया था टर्क लोगों को एज अ गार्ड और एज अ सोल्जर्स, मतलब ठीक है ना बेटा, कि अपने गार्ड्स बना लिए या अपने किंगडम्स के सोल्जर्स बना दिए। बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी द पावर ऑफ कैलिफ वीकन। अब बेटा जैसे जैसे खत्म होने लगी आपकी 9th सेंचुरी, जो पावर थी ना इस लीडर्स की, कैलिफ्स की, वो क्या होने लग गई, कमजोर पड़ने लग गई, वीक होने लग गई। टर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब किसने फायदा उठाया इसका, जैसे राजपूत का फायदा उठाया था आके टर्किश, अब और टर्किश के साथ कैलिफ्स ने। अब जब कैलिफ्स वाली कम्युनिटी स्ट्रांग होने लग गई तो फायदा उठा लिया टर्किश लोगों ने। तो अब जो टर्क थे बेटा, वो स्लोली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो कैलिफ्स की पावर थी उनको अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और बिकम द गवर्नर। और वो जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी वो प्रोविंसेस क्या होते हैं, छोटे छोटे, जिस तरीके से स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, इसी तरीके से उन प्रोविंसेस पर क्या हो गया, कब्जा हो गया टर्क्स का, और वो गवर्नर बन गए वहां के।
Some of them asserted their independence from the caliphs. उनमें से कुछ ऐसे थे बच्चा जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया. असर्ट मतलब होता है गेन करना. किससे? जो कैलिफ्स के अंडर थे, क्योंकि कैलिफ्स ने तो उनको एज अ सोल्जर या एज अ गार्ड ही अपॉइंट किया हुआ था. अब कुछ उसमें से निकलकर जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को दोबारा से असर्ट किया जो कैलिफ्स के अंदर थी. वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान started a new lineage of rulers known as गजनवीज. अब एक गवर्नर थे बच्चा उसी में जिन्होंने जीता था किसको? गजनी को अफगानिस्तान में, कॉन्कर्ड किया था गजनी को अफगानिस्तान में. और यहीं से स्टार्ट हो गई थी नई एक लाइन किसके रूलर्स की? गजनवीज की. क्लियर हो गई बच्चे चीज? नेक्स्ट वन, मोहम्मद गजनी. अब देखो गजनवीज की लाइनेज स्टार्ट हो गई. लाइनेज क्या होती है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे हम लाइंस बोलते हैं. तो अब गजनवीज की लाइनेज जब स्टार्ट हुई तो उसमें जो फर्स्ट रूलर का नेम आता है दैट इज मोहम्मद गजनी. मोहम्मद गजनी was born in 1971 CE. अब मोहम्मद गजनी का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1971 में. He ascended the throne in 1998 CE. और कब उन्होंने गद्दी संभाली? कब उन्होंने जिसे कहते हैं राजगद्दी संभाली थी, अपना रूल संभाला था? 1998 में. He decided to invade northwest India where the Gurjara Pratihara's empire had become weak. और क्या डिसाइड किया गजनी ने कि वो सबसे पहले किस चीज को इन्वेड करेगा? किस पार्ट को? नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था जहां पर गुर्जारा प्रतिहारा वाला जो एम्पायर था ना बच्चा, वो बहुत ज्यादा वीक था. अब उसे पता तो था कि वो वीक है, तो क्यों ना उसी पर इन्वेजन स्टार्ट कर दे, क्यों ना पहले उसी कंट्री में घुसा जाए. ड्यू टू द फ्रीक्वेंट बैटल्स विद द पलवाज एंड राष्ट्रकूताज. और वो वीक क्यों था बेटा? क्योंकि ये जो एम्पायर था बेटा इसकी ना कॉन्टिन्यूटी में लड़ाई चल रही थी. किस किस के साथ? पलवाज और राष्ट्रकूताज के साथ. जब कॉन्टिन्यूटी में फ्रीक्वेंटली वॉर चल रहे थे तो गुर्जारा प्रतिहारा वाला जो एम्पायर था बेटा वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था? वीक हो गया था. और यही रीजन था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर डिसाइड किया इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करने का. मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स. देखो इसको, मोहम्मद गजनी ने 17 टाइम्स अपने मतलब 27 ईयर्स के अंदर 17 टाइम्स मोहम्मद गजनी ने एंट्री करने की कोशिश की थी इंडिया में, इन्वेड करने की कोशिश की थी इंडिया को. ठीक है बच्चे, 17 टाइम्स इन 21 ईयर्स. He wanted to make Gajni a small, hilly and poor region into a powerful empire. और क्यों किया था उसने ऐसा? वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जो एक स्मॉल हिली और एक उसका पुअर सा रीजन है ना जिसको वो गजनी के नाम से जाना जाता था, वो उसको एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था. गरीब सा था, किसी हिल पे था और बार बार इंडिया में आकर वहां पर इन्वेड करने के उससे उसको क्या मिलता है कि यहाँ से कुछ भी लूट कर चला जाए और अपने छोटे से गरीब से अपने रीजन को पावरफुल और स्ट्रांग बना दे. He gained the control of Afghanistan and Khurasan. अब उसका कंट्रोल और कहाँ पर हुआ बच्चा? उसने कहाँ पर अपना कंट्रोल किया? अफगानिस्तान में और खुरासन में. He was attracted by the great wealth of India. और उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज कर रही थी? वो सबसे ज्यादा इंप्रेस किस चीज से था? इंडिया के पैसे से, वेल्थ से. So he started plundering towns and temples in North India. अब उसने क्या सोचा? अब पैसा तो था इंडिया में सबसे ज्यादा, तो उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी और उसने स्टार्ट कर दिया लूटपाट में जाना. प्लंडर्ड होता है लूटिंग, बिल्कुल लूटपाट मचा देना. कहाँ पर? कुछ तो टाउन्स में, कुछ टेम्पल्स थे जो नॉर्थ इंडिया के, लूटपाट मचा दी. जैसे नगारकोट में, थनेसर में, मथुरा में, कन्नौज में, ये जितने भी टाउन्स थे प्लंडर्ड करना शुरू कर दिया. और सबसे बड़ा जो उसने अटैक किया था वो किया था सोमनाथ टेम्पल पे. His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 CE. सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव अटैक जो मोहम्मद गजनी ने किया बेटा कौन से टेम्पल पर किया? वो था सोमनाथ टेम्पल पर. Was directed against Somnath Temple in 1025 CE.
दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, और ये टेम्पल कहाँ पर है बेटा? हमारा गुजरात में। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। अब जो राजपूत वॉरियर्स थे, जो वहाँ के राजपूत थे बच्चा, डेफिनेटली उन्होंने इस चीज को अपोज किया, उनको ये चीज बुरी लगी कि आप उनके टेम्पल पर कब्जा करना चाहते हो, वहां से पैसों की लूटपाट करना चाहते हो। बट वो इस बैटल में क्या हो गए? लूज कर दी उन्होंने बैटल। और मोहम्मद गजनी ने क्या किया? मोहम्मद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज। अब ये देखो, उसने उस टाइम में बेटा जो वहां का मेन आइडल जिसकी वो पूजा करते थे, जिस मूर्ति की वो पूजा करते थे सोमनाथ की, पहले तो गजनी साहब ने वो तोड़ी। तोड़ने के बाद वहां से 20 मिलियन रुपीज को लूट कर, वहां की प्रॉपर्टी को लूट कर वहां से चला गया। Some historians are of opinion that the main objective of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. अब कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो क्या, उनके ओपिनियन क्या थी बच्चे? उनको लगता था कि मोहम्मद गजनी जो ये सब चीज़ें कर रहा है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है। मतलब वो ये सोचते थे कि मोहम्मद गजनी ने एक तो इस्लाम जो रिलीजन है उसको फैलाना चाहता था, और पॉपुलैरिटी, फेमस होना चाहता था किसके अंदर? अपने मुस्लिम भाइयों के अंदर। ठीक है बच्चा। Muhammad's invasion exposed the weakness of the Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. अब बेटा मोहम्मद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेसेस। अब जो ये मोहम्मद गौरी जितने भी इन्वेजन्स कर रहा था ना बेटा, जब भी किसी भी कंट्री में घुस रहा था और उस पर कंट्रोल करना चाहता था, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे इंडियन रूलर्स थे वो क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे। देखो बेटा, जब एक कंट्री में उनके रूलर्स वीक होंगे तभी तो कोई ना कोई आकर उन पर अटैक करेगा और उन पर कंट्रोल कर पाएगा। यही सेम चीज हो रही थी, और एक रास्ता बन रहा था किसका? कि ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट हो मुस्लिम रूल्स की, कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों का रूल रहे इंडिया पर। ट्रेड इंटरेस्ट्स also attracted many Muslims to settle in India. अब पैसा तो था इंडिया में, तो अब जो व्यापारी लोग थे ना, जो मर्चेंट्स होते थे, अब उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंटरेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर ट्रेड करें। एंड मैनी मुस्लिम्स, और इसी ट्रेड की वजह से, इसी पैसे की वजह से बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जो सेटल डाउन हो गए इंडिया में एट दैट टाइम। This period also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. अब इस पीरियड में बेटा देखो, मुस्लिम्स भी आ गए, इंडियंस भी यहाँ पे थे, तो क्या चीज़ देखने को मिली? एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन दोनों के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, मतलब इंडिया और इस्लामिक के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। देखो वो ट्रेड करेंगे, पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, तो दोनों कम्युनिटीज की बड़ी ही क्लोज इंटरेक्शन होने लग गई थी। बट फिर भी बेटा Muhammad destructions of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. अच्छा रिलेशंस हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर जो मोहम्मद गजनी ने बेटा जितने भी वहाँ की वैल्यूएबल चीज़ें थी, जितने भी प्रेशियस चीज़ें थी, टेम्पल्स में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, और जितने भी अच्छे अच्छे जिसे कहते हैं आइडियल्स है, जिनकी वर्शिप की जाती थी, जो मूर्तियाँ थी, उन सबको तो उसने लॉस कर ही दिया था। और ये बहुत बड़ा लॉस था एक इंडिया की हेरिटेज के लिए, इंडिया के कल्चर के लिए, इंडिया के ट्रेडिशंस के लिए। इसमें हमने क्या देखा? हमने किसके बारे में रीड किया? हमने टर्क्स के बारे में, और टर्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके मोहम्मद गजनी, जिसने इंडिया पे आकर इन्वेजन्स करनी चाहिए 17 टाइम्स, मतलब 27 ईयर्स में कहाँ कहाँ पर उसने कैसे कैसे लॉस किया, किस तरीके से इंडिया और मुस्लिम्स के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने। बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जो इंडिया की जो हेरिटेज थी, इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया के जो ट्रेडिशंस थे, उनको मोहम्मद गजनी की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ था बच्चा? लॉस हुआ था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।